अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपके लिए भी हैरान कुन हों और हमारे लिए भी हैं। मसलन खान साहब ने पहले तो जनरल फैज़ को ट्रक के नीचे फेंका और अब मलिक रियाज को भी बस के नीचे फेंक दिया गया है। दोनों मोहसिन खान साहब के, लेकिन दोनों से कता ताल्लुकी का ऐलान कर दिया गया। वो कैसे? आज पीटीआई के बानी की बहन अलीमा ख़ान ने अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू की है और कुछ बातें आपको मैं उनकी बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है, सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस साहब मलिक रियाज को क्यों अदालत में नहीं बुला रहे। पूछना चाहती हूँ कि मलिक रियाज का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने तो मलिक रियाज पर जुर्माना भी आयद किया था। मलिक रियाज अदालत में पेश हों और जवाब दें। जिन जिन के भी इस केस में नाम हैं उन सब को तलब किया जाए। तो ये उन्होंने फरमाया है और ये हमारी आज की टॉप स्टोरी भी है। और साथ दूसरा हमारा जो हॉट इशू होगा वो होगा कि करप्शन का मामला अवाम में लेकर ना जाएं। ये खान साहब ने नसीहत की है अपने पार्टी लीडर्स को, क्योंकि शकील खान जो सूबाई वज़ीर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर करप्शन के। उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया है क्योंकि उनकी कमेटी से उनको अलग कर दिया गया था। और आज का एडिटोरियल होगा बरसाती कुएँ और उनका सादा और मौसर हल। तो टॉप स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। हमें ज्वाइन किया है उमर चीमा साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं, और वो जो एक रवायती फ़िक्रा होता है कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, इसी तरह अगला रवायती फ़िक्रा भी यही है कि एजाज़ सैयद साहब, वो भी सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हैं, वो भी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप लोग इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत ही मुतनाज़ा किस्म के काम इन्होंने किए हुए हैं पूरी ज़िंदगी में, ज़ाती ज़िंदगी में भी और पेशा वराना ज़िंदगी में भी। लेकिन आज का प्रोग्राम हमारा सिर्फ पेशा वराना ज़िंदगी पे है। उमर चीमा साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ करना चाहता हूँ। आप को क्या लगता है, क्या खान साहब और पीटीआई खुद अपने आप को मलिक रियाज से भी डिस्टेंस कर रहे हैं जैसे उन्होंने जनरल फैज़ से किया? देखिए, एक तो जो आपने अलीमा खान की बात की कि वो कह रही हैं कि चीफ जस्टिस उनको नहीं बुलाते, मुझे इस बात की समझ नहीं लगी कि चीफ जस्टिस का इससे क्या ताल्लुक है। कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल रहा, ये मामला तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में चल रहा है। जो 190 मिलियन पाउंड का मामला है, ये तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट लेवल पे। उधर वड़ाई साहब हैं एक जज, उनसे इनको मुतालबा करना चाहिए था। चीफ जस्टिस से तो मुतालबा नहीं बनता। वड़ाई साहब के नाम पे आप हंसे क्यों हैं? नहीं, वैसे ही नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ। नहीं, कोई आपने कहा ना कि कोई तो होगी इसके पीछे, शरारत तो होगी। नहीं, कोई खबर नहीं है। वैसे ही जो है हमारी जाट बरादरी है, तो मैंने कहा कि शायद आप कोई इसका कोई मतलब आजकल जाट बरादरी वैसे ही हवा में उड़ रही है। अर्शद नदीम सुखेरा, हाँ, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बन गए, ओलंपिक्स के चैंपियन बन गए। तो लेकिन कोई देखें, एक बात ये भी तो हो रही है ना कि फैज़ याफ्ता जजेस बहुत सारे हैं। मैं तो इसलिए कह रहा था, लेकिन वजह क्या है? ये क्या खान साहब की रवायत है, उनको इससे सियासी नुकसान नहीं होगा? सियासी नुकसान वाली क्या बात है। अगर आप खान साहब की पूरी हिस्ट्री देखें, खान साहब का कोई, आप बताएं कि कोई ऐसा बंदा जो उनका दोस्त है या जिसको वो दोस्त समझते हो या जिसके साथ वो उन्होंने कभी कुछ स्टैंड किया हो। नहीं, ट्रंप का वो तो आजकल एक उनकी दोनों की जरूरत पड़ी हुई है। और ट्रंप जो है, ट्रंप उनसे वैसे भी वो समझते हैं कि अमेरिका का प्रेसिडेंट अगर वो आता है तो उसका उन्हें फ़ायदा होगा। लेकिन ट्रंप के बारे में भी इतना को खुल कर तो नहीं आए। खान साहब जो है, उनका तो एक रिकॉर्ड है कि वो कोई अगर मुश्किल टाइम आए तो बंदे को अबेंडन कर देते हैं, तर्क कर देते हैं। वो कहते हैं मेरा तो उससे ताल्लुक ही नहीं है। तो एजाज ये बताइएगा, अगर खान साहब ने अबेंडन कर दिया है जनरल फैज़ को भी और मलिक रियाज को भी, और उन दोनों ने बहुत कुछ किया खान साहब के लिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो अगर जवाब में जनरल फैज़ और मलिक रियाज ने भी अबेंडन कर दिया खान साहब को, तो फिर क्या होगा? मेरे ख्याल में जो जनरल फैज़ हैं उनके ऊपर अभी एक कड़ा वक्त है और अभी उनकी पूछगिछ हो रही है। अभी ज़ाहिर उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा और ज़ाहिर स्टेटमेंट जो उनका रिकॉर्ड जिन हालात में किया जाएगा, वो फैज़ साहब तो ज़ाहिर बड़े प्रेशर में हैं और ज़ाहिर मुश्किल में है। तो फैज़ साहब मेरे ख्याल में सारी बातें काफ़ी हद तक बताएंगे और अपने आप को डिफेंड करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। एक बात तो ये डिफेंड करने से मुराद है कि वो किसी और पे डालेंगे बात, यकीनी तौर पे जावेद बाजवा पे या इमरान खान, यकीनी तौर पे वो किसी और पे डालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप चकवाल से हैं, वो भी हैं, तो आप जाहिर है। नहीं, मैं जेलम से हूँ, मैं पड़ोस से हूँ। चकवाल कभी जेलम का ऐसा था। चकवाली गैंग अलग है, जेल में गैंग। ओके, अच्छा, एक दूसरी बात यह है कि ये जो अलीमा खान की आपने गुफ्तगू सुनाई, अलीमा खान का बयान इमरान खान का बयान ना समझा जाए, क्योंकि इमरान खान मुतअद्दिद बार अलीमा बीबी बयान दे चुकी हैं जिसको बाद में इमरान खान साहब तरदीद कर देते होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब, मुझे कोई उनसे खुशगवानी नहीं है कि इमरान खान साहब
मलिक रियाज के बारे में अच्छी बातें करेंगे या वक्त आने पे उन्हें छोड़ना दें। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान, मेरे ख्याल में हम इमरान खान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इमरान खान जो साथी उनके बाहर बैठे हुए हैं कम अज़ कम उनको अनॉय नहीं करेंगे, क्योंकि वो उम्मीद रखेंगे कि उनके जो बाहर बैठे हुए साथी हैं वो उनकी इसकी क्या वजह, जो बाहर बैठे हुए साथी, ये बात आपने बड़ी अच्छी और अहम बात की है कि जो बाहर बैठे हुए हैं उनको अनॉय नहीं करेंगे, क्या फ़ायदे हो सकते हैं इमरान देखिए खान ना, इमरान खान को इससे बड़ा क्या फ़ायदा हुआ। देखिए अमेरिका में जो उनके साथी बैठे हुए हैं या यूएई में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं और कनाडा में बैठे हुए हैं, उन्होंने एक मनूवर्स तो किए। आप देखें कांग्रेस में जो करारदाद मंजूर हुई वो कैसे हुई, ऐसे तो नहीं उस पर इन्वेस्टमेंट। मलिक रियाज तो पैसों का मामला ना, 190 मिलियन पाउंड है, उसके बदले में ज़मीन ले ली, पैसे ले लिए, अब उनसे क्या फ़ायदा है मलिक रियाज से? देखिए मलिक रियाज जो है, आप ये देख लीजिएगा कि मलिक रियाज को मेरी इतलात के मुताबिक कहा गया था कि वो इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ़ गवाह बने, लेकिन मलिक रियाज ज़ाहिर है वो भी बड़े तेज़ आदमी हैं, उनके भी सिस्टम में बड़े लिंक्स हैं, वो बाहर चले गए। और आपको पता है उनका नाम हालांकि ECL पे है, और ECL पे एक होता है OTP, वन टाइम परमिशन होती है, और ये उनका जो नाम है ECL पे वो अभी नहीं डला हुआ था, वो पहले का उनका नाम, जो फेक अकाउंट केस है उनकी तहकीकात के सिलसिले में इनका नाम भी डला हुआ था। वो जो पर्टिकुलरली वो जो केस था बैरियर टाउन का, जो केस था कराची वाला, उन कनेक्शंस के सिलसिले में इनका नाम ECL पे डला था। तो इनका नाम जब ECL पे आपका नाम डल जाता है तो आप अदालत से या हुकूमत पाकिस्तान से एक दफ़ा वन टाइम परमिशन ले लेते हैं, अदालत भी दे देती होती है, और हुकूमत पाकिस्तान अगर सेक्रेटरी इंटीरियर को दरख्वास्त दें तो वो भी दे देते हैं। आप ज़रा वजारत दाखिला का रिकॉर्ड चेक करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि मलिक रियाज वो वाहिद शख्सियत हैं जो वन टाइम परमिशन को उन्होंने इतना यूज़ किया कि वो वन टाइम परमिशन नहीं, वो फॉर लाइफ परमिशन हो गई। यानी कि वो जब जाना चाहते थे वो बाहर जाते थे, वन टाइम का नाम लेके जाते थे। और इस सारे मामले में और तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, जितने भी साबका सेक्रेटरी दाखिला हैं वो सारे इनको परमिशंस देते रहे, और ज़ाहिर है हुकूमतों के कहने पे सेक्रेटरी दाखिला खाली अपने तौर पे परमिशन इस तरह दे सकती हैं? आप समझते हैं मलिक, जो सिस्टम का जिक्र किया उन्होंने कि मलिक रियाज को भी सिस्टम सपोर्ट कर रहा था, जनरल फैज़ की गिरफ्तारी से वो सिस्टम कमज़ोर हुआ या नहीं जो ऐसे अनासर को सपोर्ट कर रहा था, या अभी भी? क्योंकि आपसे मेरी वैसे भी बात इस पर होती रही है, और आपका ये ख्याल है कि इंग्रेस सिस्टम के अंदर इतनी हो चुकी है इमरानिस्ट की कि ये बड़ा मुश्किल है उनको पर्च करना, अभी भी आप ऐसे समझते हैं? अच्छा, एक तो ये है कि मेरे ख्याल जो जनरल फैज़ है ना, ये एक ओवर एग्जेजरेटेड किस्म की पर्सनैलिटी है इन अ सेंस, ठीक, कि जनरल फैज़ से अगर कोई काम इमरान खान लेना चाहे जिसकी एक अपनी अवाम में पजीराई हो या ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम मौजूद हो, तो वो काम शायद वो बेहतर तरीके से वो डिलीवर कर सकें। अगर कोई और जमात लेना चाहे तो शायद वो ना कर सकें, क्योंकि अगर कोई आगे उनको अपने हम ख्याल लोग ना मिले। तो मेरे ख्याल एक तो इसका ये एंगल है। आप कह रहे हैं कि उनके मेंटल लेवल और उनके जो ऑब्जेक्टिव थे वो अलाइन करते थे, यानी कि ये है कि एक हम ख्याल लोग जो हैं इमरान खान के और जनरल फैज़ के कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज़ के, मैं सिस्टम के हवाले से बात कर रहा हूँ कि आप जो एक सिस्टम में उनकी इंग्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक, मैं कह रहा हूँ कि कई ऐसे भी लोग हैं ना जो इमरान खान के सपोर्टर हैं, वो भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जनरल फैज़ अगर उनसे बात करेंगे तो उनकी बात मान जाएंगे। अगर वो उनको यही रोल जो है कोई हो सकता है PMLN वाले दें तो वो ना कर सकते। तो लेकिन अभी भी आपके ख्याल में वो जो बैठे हुए हैं सिस्टम में लोग, वो बात उसी तरह अगर कोई और उन्हें अप्रोच करे तो मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? मेरा अच्छा, इसका मतलब है कि अनलेस अब ये है, यानी कि केस सिनेरियो भी है ना कि अगर कोई ऐसा बंदा, फॉर एग्जांपल जनरल फैज़ है, वो एक एग्जांपल बन जाते हैं, पता चलता है जी कि उनको तो अल्लाह ताला उनके साथ, अल्लाह हमारे साथ उन वाला सलूक ना करे, यानी ऐसी कोई इबरतनाक उनको कोई सजा मिल जाती है, तो इससे एक फियर फैक्टर बढ़ सकता है। अदरवाइज जो है अभी तो कई लोग अपने लेवल पे एक जहाद भी कर रहे हैं, उनका ये ख्याल है जी कि हम ये जो जहाद हो रहा है हमको अपने पार्ट पे कोई कंट्रीब्यूशन कर सकें तो कर दें, ये भी है। एजाज़, आपका क्या ख्याल है कि ये उस लेवल तक बात जाएगी जहाँ पे जनरल फैज़ ने जो कुछ किया है वो दूसरों के लिए सबक हो, उसमें उनको कोई सज़ा मिलेगी? मेरा ख्याल में ये मामला इनिशिएट हुआ ही इस मकसद के लिए है कि ये उस लेवल पे बात पहुँचानी है। ये मेरे ख्याल में, आपको पता है कि वो मिलिट्री का जो जस्टिस सिस्टम है, मिलिट्री जस्टिस सिस्टम में तो ये बातें बड़ी क्लियर होती हैं कि जब किसी ऑफिसर के ख़िलाफ़ इस लेवल पे जब कार्रवाई होती है तो उसको जो सज़ा मिलना है
वो यकीनी होता है। वो जो चार्जशीट अफसर के खिलाफ होती है बेसिकली वो वर्डिक्ट ही होती है, जो कि आपको पता है कि फील्ड कोर्ट मार्शल का जो सिस्टम क्या है कि 2 सर्विंग में जनरल लेवल के अफसर बैठे होंगे और एक तीसरा जज भी बैठा होगा। तो ये ज़ाहिर है एविडेंस। जज सिविलियन होगा? जज वो तीसरा आमतौर पे सिविलियन होता है, आमतौर पे सिविलियन होता है। हाई कोर्ट सिविल जज, सेशन जज? नहीं, ये इनके अपने जो जजेस हैं जिनको नॉमिनेट करते हैं। ठीक है। तो इशू ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये मामला अगर माफ़ कर देने वाला होता तो ये इनिशिएट ही ना होता। आप इस पे इतना मैं समझता हूँ कि माफ़ करने वाली बात ही नहीं है। ये मामला इसके लॉजिकल एंड पे जाएगा और मुझे यानी कि कोई मुझे ही है जो बचा सकता है फैज़ साहब को कि उनको कोई सज़ा ना मिले। ठीक, मैं ये समझता हूँ कि मुझे के अलावा कोई चांस मुझे नहीं लगता। उमर, ये मुझे कह रहे हैं कि जनरल फैज़ को बचा सकता है, लेकिन साथ ही एजाज ने ये बात भी कही है कि फैज़ जो है वो जारी है। हाँ, फैज़ जारी है, ज़हीन आदमी है और वो डालेगा दूसरों पे बात। तो इस अगर वो दूसरों पे बात डालते हैं तो आपके ख्याल में इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है? मेरे ख्याल इमरान खान का जो ट्रायल होगा ना उसका डिपेंड करता है कि अभी जो इन्होंने रऊफ़ हसन या बाकी लोग उनके जो फ़ोन का डेटा इनके पास आया है या इसके अलावा इन्होंने जो इनके कंप्यूटर्स हैं उनका डेटा इनके पास आया है जो पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से है, तो वो एक एज आ एविडेंस इमर्ज हो सकता है। लेकिन क्या इमरान खान पर वो कितनी बार डाल सकते हैं? मेरे ख्याल इमरान खान पर शायद ये जो केस चल रहा है जनरल फैज़ का, इसमें जो ज़्यादा बात आएगी मेरे ख्याल में कोई और जर्नलों पर आ सकती है जो कि जनरल फैज़ के हमख्याल थे, जो कि रिटायर हैं और जो कि उस कम्युनिकेशन में वो भी इन्वॉल्व हैं। ये जिस कम्युनिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ जिसकी GIT भी बनी हुई है, तो सर्विंग भी कुछ उसमें कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं? सर्विंग का मुझे नहीं आइडिया। और जजेस? जजेस का मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन ये है कि अभी जो जिस तरह एक तो जनरल फैज़ है ना, वो एक फौज में एक वो इस्तारा बने हुए थे कि इमरान खान के जैसे को बहुत बड़े सपोर्टर हैं। इसी तरह जुडिशरी में ये काम जो है वो साकिब निसार कर रहे थे। तो साकिब निसार के फरार होने की ये वजह? मुझे नहीं आइडिया वजह क्या है, लेकिन मुझे इस बात का पता है। देखिए फरार की क्या है, यानी कि हो सकता है कि वो वैसे छुट्टियों पे गए हों, अमीर लोग हैं ना। छुट्टियों के मतलब वो रिटायर हो तो छुट्टी हैं? नहीं छुट्टियां हैं, लेकिन लोग आपको पता है हॉलीडेज पे जाते हैं, समर वेकेशन पे जाते हैं। आप फैसलाबाद हो आते हैं या मैं गुजरांवाला होता हूँ, लोग जाते हैं बाहर से उनका। जी तो ये जाते। अच्छा, लेकिन मैं कहता हूँ जी कि हम उसको एक उनकी रूटीन हॉलीडेज तस्वर कर लें, लेकिन उसके साथ साथ उन पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यानी कि उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन मतलब यह है कि उनके बारे में जो सबूत हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं कि नज़र उन पर भी है कि हमने जो साकिब निसार हैं इनको भी एग्जाम्पल बनाना है। ये आप इतला की बुनियाद पे कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि कोशिश हो रही है, अब वो कितना आगे कर सकते हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इस पर काम हो रहा है, वर्क इज इन प्रोग्रेस। ठीक। अब ये है कि अगर जनरल फैज़ उनको अगर एग्जाम्पल बनाया जाता है और उसके बाद फौज में सर्विंग या रिटायर्ड लोग जो कि ज़्यादा मोहब्बत में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, शायद उनके अंदर एक फियर फैक्टर क्रिएट होगा। और इसी तरह ये एग्जाम्पल अगर साकिब निसार पर बन जाती है, यानी कि उन पर कोई केस ऐसा आ जाए, तो फिर और भी कोई जुडिशरी में भी कोई ऐसे अगर लोग होंगे तो उन पर भी उन्हें लगेगा कि ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एजाज, साकिब निसार मिसाल बनेंगे या नहीं बनेंगे, जैसे कि उमर ने कहा। दूसरी बात में ये बताएं, आपकी जो इतलात हैं उसके मुताबिक क्या इमरान खान के खिलाफ ऐसा सबूत है कि मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल हो सके? देखिए, जो पंजाब की CTD ने, पंजाब पुलिस ने और जो पंजाब में जो खुफिया इदारे हैं उन्होंने जो अपनी फाइंडिंग तैयार की थी उनमें तो उन्होंने इमरान खान को नॉमिनेट किया हुआ है। अच्छा। कि इमरान खान मरकजी किरदार है। अब वो वाली फाइंडिंग्स अगर आप सिविलियन कोर्ट में लेके जाते हैं, हाई कोर्ट में लेके जाते हैं या लोअर कोर्ट्स में लेके जाते हैं, ज़रा पहले लोअर कोर्ट्स में जाएगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि जो आपको पता है हमारी अदालतें हैं वो प्रॉपर ट्रायल करती हैं, क्योंकि इस तरह का संगीन इल्ज़ाम किसी पे भी लगना उसका प्रॉपर ज़ाहिर ट्रायल होना चाहिए। अब लेकिन आपको पता है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की भी एक कोई डिज़ायर्स इनकी भी हैं, तो देखना ये है कि ये सिविलियन कोर्ट पे ये ट्रस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या अल्टीमेटली ये जाएगा मिलिट्री कोर्ट की तरफ से। इमरान खान की भी ये कोशिश यही होगी कि वो अपने आप को बचाएं और सिविलियन कोर्ट से ही बचाएं, और उनकी भी अल्टीमेट कोशिश यही होगी कि ये मिलिट्री कोर्ट की तरफ ट्रायल ना जाए। अगर इसके बावजूद अगर जनरल फैज़ ने
कोई ऐसे एविडेंस दिया या बात डाली उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे, तब भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं, प्रेफरेंस नहीं होगी? मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान के ऊपर जनरल फैज़ कोई बात डालने से गुरेज करेंगे, बल्कि वो जो अपनी कमांड है अपने दौर के जो उनके आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा या उनके जो कोर कमांडर्स थे, देखिए जो कमिटमेंट की बुनियाद पे या उनकी जो कमिटमेंट आपस में जिसका जिक्र उमर चीमा ने किया, या आप समझ रहे हैं कि ये स्ट्रेटजी है उनकी? नहीं, मेरे ख्याल में उनकी स्ट्रेटजी ये है, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी ये है कि उन्हें पता है कि मिलिट्री अपने कमांडर्स को और अपने फार्मर चीफ्स को वो कभी डॉक में नहीं लाती, वो कभी एम्बैरस नहीं करती, और उन्हीं का ये सबसे बड़ा दिफा है कि वो उनको इस्तेमाल करके खुद मुश्किल से निकलें। मेरा नहीं ख्याल कि जो चार्ज उनके ऊपर लगाया गया है, इनके जो एक हाउसिंग सोसाइटी का चार्ज है और दूसरा है रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, आर्मी कमांड नहीं आएगी जी, उसमें नहीं आएगी। जो पहले वाले में भी लगाने की कोशिश करेंगे और दूसरे वाले में भी लगाने की कोशिश करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि उनकी स्ट्रेटजी यही होगी कि वो अपने जो सीनियर्स हैं उनका नाम लें और उनका नाम लेके अपने आप को बचाने की कोशिश करें। मुझे में ये जो एजाज़ ने बात की, एक तो इस पर आप अपना व्यू दें कि ये मुझे तो लॉजिकल बात लग रही है कि ऐसे होगा, लेकिन अगर ऐसे हुआ तो फिर तो सियासी तौर पे तो इसका फ़ायदा होगा इमरान खान को। देखें, एक तो सियासी तौर पे होगा ना, दूसरा ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो टॉप सिटी वाला केस है ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। ठीक, कि बाज़ औक़ात ये भी होता है ना कि जब पता चलता है कि कोई सियासी केस बना है और वो बंदा उसमें हीरो बन जाता है, लेकिन अगर आप ये कहें जी कि एक क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, जो कि था, हाँ, तो वो एक जो है ना एक पब्लिक स्पेस में सेल करना वो रिलेटिवली ईजी होता है। एक तो वो है, यानी कि दो चीज़ें, उसको केस के तौर पे एडजस्ट किया, लेकिन जो वजह बनी है वो उनकी जो गैर नसाबी सरगर्मी है ना, जो बेसिकली रिटायरमेंट के बाद की जो वो तंजीम साजी कर रहे थे, बेसिकली उन पर जो ज़्यादा इशू है वो बना है। अच्छा, इसका हम एज आ आउटसाइडर तो हम सोचते हैं ना, हमारा ये ख्याल है कि सबका एहतसाब होना चाहिए। अब अगर आप जो है उस सिस्टम का हिस्सा हों तो उनके लिए ये होगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि पहले कभी हमारा कोई DGI जो है वो उसका ट्रायल नहीं हुआ। इसका मतलब है कि कल जो मौजूदा की आदत है ये चली जाती है, तो फिर इनके लोग जो हैं वो अगर कोई और आ जाएगा तो जो एक पॉलिटिकल साइड पे मामला चल रहा है वो उधर भी। लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं है कि फौज ने भी रियलाइज़ किया हो कि उनकी सियासत में जो मुदाखलत हैं उसके बहुत बुरे असरात निकले हैं, लेकिन उसका एक कोर्स करेक्शन होनी चाहिए। उसका काउंटर आर्गूमेंट ये है कि कल इन पर भी ये इल्ज़ाम आ सकता है जी आप भी सियासत में मुदाखलत कर रहे थे। कोर्स करेक्शन कैसे हो? अगर ये देखें, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। किसी शख्स ने मुझे कहा कि अगर कोई इदाराती फैसला होता है किसी भी बात पे, उस पे तो किसी को कोई पकड़ नहीं हो सकती। अगर इंडिविजुअली किसी ने कुछ किया है, कोई प्लान किया है, कोई जुर्म किया है, तो उसको सजा हो जाएगी, किसी ने किसी वक्त हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो अगर इदारा जाती सतह पे ये फैसला हुआ कि कोर्स करेक्शन ज़रूरी है, फिर नहीं, कोर्स करेक्शन ज़रूरी है, लेकिन जो अभी क़यादत कर रही है, मौजूदा क़यादत की जो भी पॉलिसी है, तो जो आने वाला है उसको भी तो उसमें कई इतराज़ नज़र आ सकते हैं। वो उसको अपने कंटेक्स्ट में देखेगा। ये तो हम बात कर रहे हैं ना, ये अगर कोई PTI वाला कोई उससे वो तो फिर आने वाले, वो तो हम किसी भी कुछ भी नहीं, गाइडलाइन तो कुछ भी कर सकते हैं ना। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी नज़र में ये भी इंपॉर्टेंट होगा कि ये कहीं आगे प्रेसिडेंट ही ना बन जाए, तो इसलिए ये कोई आगे कोई ट्रेडिशन ही ना, ये भी एक नई ट्रेडिशन ना आ जाए कि जो आने वाली क़यादत है वो पिछली क़यादत है उसका ट्रायल शुरू कर दे। तो उसको मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादातर जो PTI स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ रिटायरमेंट के बाद हैं उन पर फोकस। हाँ, ठीक है, वो किसी पे भी फोकस हो, लेकिन ये एजाज आपके ख्याल में इस जो डेवलपमेंट हुई है जनरल फैज़ वाली, इसके सियासी और अदालती असरात क्या होंगे? अदालती असरात पे मैं ज़्यादा आपका मेरे ख्याल में ये केस बड़ा डिसाइसिव होगा। जनरल फैज़ के मामले में फार्मर जजेस को लाने की ज़रूर कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो साकिब निसार थे वो उनके बारे में एक रिपोर्ट फर्निश हुई थी प्राइम मिनिस्टर को। मुझे इत्तफाक से वो रिपोर्ट पढ़ने का इत्तफाक हुआ, और ये अभी की बात नहीं है, मैं आपको 6-8 महीने 10 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, तकरीबन साल पहले की बात बता रहा हूँ। और उस रिपोर्ट में साकिब निसार जो है वो जो लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे अमीर भट्टी,
उनके साथ उनकी जो गुफ्तगू है उसको कोट किया गया था, ये टेलीफोनिक या व्हाट्सएप मुझे पता नहीं, लेकिन वो गुफ्तगू कोट की गई है, कुछ महफिलों में गुफ्तगू कोट की हुई थी, जो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट पेश हुई थी, जो मैंने पढ़ी है वो, तो जिसमें वो उनको मुख्तलिफ हिदायत दे रहे हैं। फिर साकिब निसार साहब की इसी तरह के जो राब्ते थे जस्टिस साबिक जज एजाजुल हसन साहब से, उनसे उनके जो बातचीत होती रही, ये प्राइम मिनिस्टर को ये तकरीबन 1 साल पहले ये रिपोर्ट्स दी जाती रही हैं। और ज़ाहिर है साकिब निसार साहब की बड़ी क्लोज लाइजान थी फैज़ हमीद साहब से। फैज़ हमीद यहाँ पर उनका बड़ा कलीदी किरदार था जब साकिब निसार जो है वो चीफ जस्टिस थे, और मुतअद्दिद बार साकिब निसार से फैज़ हमीद साहब मिले भी थे, फैज़ भी हासिल करते रहे जी। दोनों वो निसार होते थे, वो फैज़ देते थे। मेरी इतलात के मुताबिक दोनों ने एक दूसरे के फेवर दिए। जी बिल्कुल दिए, इन्होंने भी दी हुई और उन्होंने और मैं भी बहुत सारी फेवर्स का गवाह हूँ। तो बहुत शुक्रिया एजाज सैयद हमसे बात करने का। उमर शीमा आपका भी बहुत शुक्रिया, और आपने नोट किया कितनी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। बहुत ख़बरें भी हैं इसमें और अच्छा तजिया भी है, इसलिए दोनों मेहमानों का शुक्रिया। और एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हॉट इशू। खान साहब ने कहा है करप्शन के नाम पे जमात बनाई, और कहा है अपनी पार्टी के रहनुमाओं को कि करप्शन के इल्ज़ामात लेकर अवाम में न जाएं, कमेटी में हल करें। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हॉट इशू आज का हमारा है कि करप्शन का मामला है, अवाम में ना लेकर जाएं। ये फरमाया है पीटीआई चेयरमैन बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने। आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू की उन्होंने अडयाला जेल से, और उन्होंने साथ कुछ रिमार्क्स भी दिए हैं अपने नए रेफरेंसेस के बारे में जो बनाए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स से एक वाज़ेह पैगाम दिया है, और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से अपील भी की है और कहा है कि आप मुल्क को नुकसान की तरफ लेकर जा रहे हैं। जनरल फैज़ की गिरफ्तारी पर बिल्कुल नहीं डर रहा, अगर डरता तो जुडिशल कमीशन की बात ना करता। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि उनके पास किसी फ़ोन की सहूलत नहीं है, जेल में जैमर्स लगे हुए हैं। और अहम बात यह है कि आज उनकी शेर अफजल मरवत साहब से मुलाकात हुई है, जिनको पीटीआई से निकाल दिया गया था, शिकवे शिकायत हुए हैं। और उसके बाद अब जो शेर अफजल साहब हैं वो एक जलसा भी करेंगे कुछ दिनों तक। हमें ज्वाइन किया शुएब शाहीन साहब ने, जो सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत अहम मसला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आगाज़ और सारी स्ट्रगल जो है उनकी इस बात पर है कि हमने करप्शन ख़त्म करनी है। केपी में करप्शन पे एक कमेटी बनाई गई खान साहब की हिदायत पे, उसके सरबराह शकील खान सूबाई वज़ीर थे। अब कमेटी भी फारिग कर दी, शकील खान को भी निकाल दिया गया काबीना से और वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं इसके बाद। अब खान साहब ने पैगाम ये भेजा है कि आप करप्शन का मामला अवाम में लेकर ना जाएं, और अलग से खुफिया तरीके से कमेटी खुद ही इस पर फैसला कर ले। आप ये समझते हैं ये मुनासिब तजवीज़ है खान साहब की? देखें, ये नहीं कहा कि करप्शन का मामला पब्लिक में ना लेके जाएं। मसला ये है कि पार्टी के अंदर पूरे मीडिया ने रिपोर्ट किया इशू है। देखें, मैं गुजारिश करूं ना, पार्टी के अंदर का इशू है ना, आप एक पार्टी का लीडर दूसरे पार्टी के लीडर पे एतराज़ लगा रहा है या कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है, उस मसले को बैठ के पहले रिजॉल्व पार्टी का नहीं है, हुकूमत अवाम का पैसा है। मीडिया में आने से पहले देखें ना, नहीं, अवाम का पैसा ज़रूर है। अवाम के सामने कोई करप्शन का कोई केस वो सामने तो नहीं आया कि किसने पैसे खा गया है, ये पैसा ये हो गया है। एक शख्स ने यही कहा, उन्होंने यही कहा शकील खान ने तहकीकात होनी है। देखे ना, उसकी तहकीकात होनी है जी। तो कमेटी के लिए उसका हेड खान साहब ने उनको बनाया, ब्रिगेडियर खान साहब ने उनको बनाया। नहीं, एक इशू था जिस पे उनके जिम्मे लगाया गया। वहाँ इस करप्शन के मामलात के हवाले से या वहाँ गवर्नर्स के जो भी इश्यूज़ हैं उसकी कमेटी के इंचार्ज हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक साहब, जो कि डेडली ऑनेस्ट और डेडिकेटेड आदमी हैं, और वो उसके सरबराही कर रहे हैं। लेकिन अगर पार्टी के अंदर किसी का भी दो अशख़ास के दरमियान इख्तलाफ हो, खान साहब ने ये कहा है कि उसको पब्लिश ना किया जाए। हाँ, जिसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करनी होगी, जिसके ख़िलाफ़ एविडेंस आ जाएगी, एक बंदे की असेसमेंट हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वो जब फाइनली कंक्लूजन पे किसी जगह पे पहुँचेंगे वो खान साहब ने फिर फैसला करना है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है ऑनेस्टी या उस हवाले से खान साहब के साथ वो जुड़ी हुई चीज़ है कि उन्हें ट्रांसपेरेंसी रखनी है, और जो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेगा, खा वो कोई भी बड़ा लीडर क्यों ना हो,
खान साहब ने पहले भी फैसले किए हैं उनके खिलाफ, आज भी करेंगे, इसलिए इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ, इंटरनल जो इश्यूज हैं उनके हवाले से उन्होंने कहा है कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम दराजी करने की बजाय आप कमेटी के पास सारा अपना रिकॉर्ड जमा कराएं और वो फाइनली डिसाइड करेंगे इमरान खान साहब। दैट इज़ द थिंग। मेरा ख्याल है कि उसको उस कंटेक्स्ट में ये बात हुई है। अच्छा, चलें, आपकी बात समझ रहे हैं, आगे चलते हैं। ये बताइएगा कि खान साहब ने कहा, खान साहब ने तो जो कहा है वो बाद में बात करते। जनरल फैज़ की जो गिरफ़्तारी हुई है और ये बहुत बड़ा वाक़या है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इस पे आप क्या समझते हैं कि जो PTI पे इल्ज़ामात आ रहे हैं जनरल फैज़ के हवाले से, वो दुरुस्त है? जनरल फैज़ को दुरुस्त गिरफ़्तार किया गया? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इंटरनल इशू है फ़ौज का। दूसरी बात यह है कि मैं तो ये समझता हूँ कि एहतसाब का आगाज़ हुआ है, अच्छी बात है, हमने तो उसको कोई बुरा नहीं कहा, लेकिन अगर आप एहतसाब करना चाहते हैं तो एहतसाब सिलेक्टिव जस्टिस सिस्टम ना करें। जिस इशू के ऊपर आज से 2017 में ये वाक़या हुआ था, सबको पता था कि भाई कौन इसके पीछे था मुइज़ को पकड़ने में और कौन इसके मामलात हैं। ये उस वक्त जल्दी ये ऑटोमेटिक पोस्ट रिटायरमेंट आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी, वो तो 2 साल पुरानी बात है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। जो असल चीज़ है वो असल चीज़ है। देखें, एक तो है कि एक जनरल बात की गई है, एक है वो असल चीज़ जिसको आप बुनियाद बना रहे हैं, वो है टॉप सिटी का मामला। वो तो ऑलरेडी उन्होंने कहा इंक्वायरी कर, क्रिमिनल है। अब दूसरी बात जो एक वेग किस्म की, देखें ना, एक वेग किस्म की कहा जी पोस्ट रिटायरमेंट उनके कोई एक्शन है। पोस्ट रिटायरमेंट कोई भी आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी, कोई भी एक्शन, वो बतौर सिविलियन उनका काम मामला आता है। दैट डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ ए रिटायरमेंट के बाद 2 साल पर्सन। आपको याद होगा कुछ लोगों के खिलाफ पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन 2 बातें हैं ना, एक है आप तो रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी एक्ट के तहत आप सियासत नहीं कर सकते, आप एक्टिविटी नहीं कर सकते। देखें, आप एक है कि आप एक्टिविटी नहीं कर सकते, आप सियासत नहीं कर सकते, इसमें कोई शक नहीं। अगर किसी ने की है तो वो बतौर सिविलियन की है, नॉट बिकॉज ऑफ एक आर्मी पर्सनल की है। एक बात आपको बता दूं, दूसरी बात आपको बता दूं कि जो चीज़ें ये तो अब हमारे पास तो कोई एविडेंस नहीं है ना, एक कहा गया है कि की है। अब जो भी किया है, देखें, एक बात आपको बताऊं, कुछ है जो असल खराबी है इदारे के अंदर। मुझे बताएं, बाजवा साहब ने कहा हमने सियासत से हम दस्तबरदार हो गए हैं, क्या वो दस्तबरदार हो गए थे? अच्छा, उसको छोड़ दें, हम इसके पीछे आगे चलें। आप मुझे बता दें, कुछ है एडमिटेड फैक्ट्स। हम ये मुतालबा करते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट तो आपके पास अथॉरिटी और अख्तियार ही नहीं होता कि आपने कुछ करना है या नहीं करना, आप तो खाली बातें कर सकते हैं। जो आपके यूनिफॉर्म पर्सन में बैठे होते हैं, जब आप मिसयूज ऑफ अथॉरिटी करते हैं, वो है सबसे बड़ा जुर्म। मुझे बता दें कि जो ख्वाजा आसिफ ने एडमिट किया है, एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। उसने एडमिट किया है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने हमें क्या कहा कि जी आप ये पहले हुकूमत ले लो पंजाब, उसके बाद आप फेडरल गवर्नमेंट ले लो। ये तो 3 अशखास को आप इसको तो सबसे ऊपर आप इसके ऊपर इंक्वायरी करो। बाकी तो आपके इल्जामात हैं, उसके लिए तो अभी इंक्वायरी होनी है। इंक्वायरी तो जब होगी, जब कोई इल्जाम किसी के ऊपर आएगा, हम उसका जवाब उस वक्त देंगे। आज तो सिर्फ प्रिजम्पशन है। आज जो एडमिटेड फैक्ट्स हैं उसके ऊपर तो आपने कोई बात ही नहीं की। बाजवा साहब के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया? आप अगर उसको एक है एग्जीक्यूटेंट, उस जमाने का वो एग्जीक्यूट करने वाला था, वो पॉलिसी अथॉरिटी थी, कमांड में कमांडर इन चीफ थे। अब ये तो देखना पड़ेगा ना कि शेख साहब ये, हाँ, ये बात दुरुस्त है आपकी कि वो अहकामात या तो आर्मी चीफ से लेते थे या प्राइम मिनिस्टर से लेते थे, तो वैसे तो नहीं कर सकते। तो ये प्राइम मिनिस्टर को भी इस केस में फिर इन्वॉल्व करना चाहिए, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को और आर्मी चीफ को। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। ये बताइएगा कि जस्टिस साकिब निसार के मुल्क से बाहर अचानक चले गए हैं जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के साथ ही। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें साकिब निसार साहब का कोई रोल हो सकता है या किसी भी हवाले से, या उनका कोई चीज़ है। वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, उनको 2 साल से ज़्यादा अरसा भी हो चुका है, वो एक चीफ जस्टिस रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस गिरफ्तारी के साथ साकिब निसार का कोई भी अमल दखल या उसका कोई ताल्लुक वास्ता बनता है। आई डोंट थिंक सो। अच्छा, क्योंकि जो 2 इशूज़ है ना, एक है टॉप सिटी का, एक है पोस्ट रिटायरमेंट इशू का। 2 जो चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आई हैं, उसमें साकिब निसार का तो कोई दूर से कोई लेना देना नहीं है। इररिस्पेक्टिव हमारे मगर उन्हें इस तरह जाना नहीं चाहिए ना, अफवाह ने बहुत जन्म ले लिया है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये बताइएगा कि अभी कुछ दिनों में
एक जलसा पीटीआई कर रही है, बल्कि शेर अफजल मरवत कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या चीज़ है ख़ास शेर अफजल मरवत में जो वो तो कह रहे हैं कि मैं बहुत कामयाब जलसा कर सकूंगा, लेकिन आप सब जो क़यादत बाहर थी पीटीआई की वो नहीं कर पाई वो काम जो शेर अफजल मरवत कर पाएंगे? ऐसा कौन सा काम है वो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी तरफ से वो जो कहना चाहे वो कह देगा। हम 22 तारीख को जलसा इंशाल्लाह इस्लामाबाद में कर रहे हैं, भरपूर जलसा होगा और आपको उसका नज़र आएगा। सवाबी में हमने जलसा किया, आपने देखा है कितना बड़ा जलसा था। इमरान खान के बगैर इतना बड़ा जलसा करेंगे? नहीं, हमारी पूरी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान लीड करेगा और उसमें उमर अयूब साहब, मैं हूँ, उसमें गौहर साहब हैं, हम लीड कर रहे हैं। उसका शेर अफजल से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं। लेकिन शेर अफजल ने आज बयान दिया है खान साहब से मिलने के बाद कि खान साहब ने कहा कि जो कुछ तुम जिस तरीके से करना चाहते हो वो करो, तुम्हें पूरा इख्तियार है, मैं अब खान साहब से पूछूंगा भी नहीं। सारी तरफ से जो कहना चाहे तो वो देखें, विद रिस्पेक्ट जो भी हमारा बंदा जाकर मिल के आया है उसके कहने से ऊपर तो आप ज़ाहिर एक ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स में वो गया है, वो मिल के आया है, तो जो भी वो कहना चाहे वो आकर के बाहर कह दे तो वो करे ना। वो एक पार्टी मेंबर है, अगर पार्टी मेंबर के तौर पर अभी तक वो टर्मिनेटेड है, उसका विथड्रॉ नहीं हुआ, मेंबरशिप उसकी सस्पेंडेड है, लेकिन ही इज एमएनए फ्रॉम द पीटीआई। वो जो पार्टी के लिए अच्छा काम करना चाहता है करे, हमने तो हम उसकी मुखालफत नहीं करना चाहते, लेकिन वो आ करके अपनी पार्टी लीडरशिप के खिलाफ बोले, वो आ करके ऐसे फैसले करे, ऐसे गलत बयानी से काम ले कि सऊदी अरब रजीम चेंज ऑपरेशन में मुलव्वस है और इस तरह की बातें करेगा, तो फिर खान साहब ने उनको इसलिए टर्मिनेट किया था ना। अब अगर वो तौबा तायब हो गया है, माफ़ी मांग ली है, तो अच्छी बात है, आए पार्टी के अंदर रहे और अच्छे काम करे, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन पार्टी को तफरीक में ना पैदा करे, तकसीम पैदा ना करे। दैट इज़ द थिंग जो उसके ऊपर इल्ज़ाम था। बहुत अच्छी बात आपने की है, उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, तो क्या आप लोगों ने सबने उनको माफ़ कर दिया? ये पार्टी फैसला करेगी, अभी तक तो ज़ाहिर पार्टी की कोर कमेटी या पॉलिटिकल कमेटी वो फैसले करेंगे, बाकी आगे क्या होता है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग उसने माफ़ी मांग ली है और बाकी जो भी फैसले हैं वो हमारी एक ज़ाहिर जमहूरी तरीक़ाकार के मुताबिक फैसले होंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन करने का। और शेर अफजल मरवत ने माफ़ी तो मांग ली पीटीआई रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो भी उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की थी और जो इल्ज़ामात लगाए थे, लेकिन उनको माफ़ करने का फ़ैसला शुएब शाहीन साहब के मुताबिक इंडिविजुअली नहीं होगा, पार्टी की कोर कमेटी में ये मामला जाएगा और वहाँ देखा जाएगा कि उनकी माफ़ी में कितनी सदाकत और कितना खुलूस है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एडिटोरियल, और एडिटोरियल हमारा है आज बारिश के उस पानी पे जो ना सिर्फ शहरों को तबाह कर रहा है बल्कि वो फिर नालों से होता हुआ दरियाओं में जाके गिरता है और सैलाब लेके आता है, जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, सैकड़ों लोग मर रहे हैं। उसका बहुत सादा सा हल है, क्या है? ब्रेक के बाद। और आज का एडिटोरियल हमारा है अर्बन फ्लडिंग के बारे में। बारिशें हो रही है पूरे मुल्क में, सिंध में आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, पंजाब के इलाकों में, केपी में और इस्लामाबाद, पिंडी, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, तमाम मुल्क में इस वक्त मानसून सीज़न जारी है। और शदीद बारिशों से जो सैलाब आते हैं दरियाओं में, उससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होता है। $30 बिलियन का नुकसान हुआ पाकिस्तान को जब 2022 में सैलाब आया और 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए। और पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में 5वें नंबर पर है जो मौसमियाती तब्दीलों की वजह से शदीद मुतासर होते हैं। इसके बावजूद कि पाकिस्तान का कार्बन प्रिंट जो है वो बहुत कम है, मतलब पाकिस्तान का जो हिस्सा है मौसम को ख़राब करने में वो बहुत कम है तरक्की याफ्ता ममालिक से। लेकिन हमारे यहाँ नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि सैलाब आता है और उसका पानी हम संभाल नहीं सकते। देखिए जो इसमें इसके एक बड़ा आसान सा हल है ख़ास तौर पे अर्बन फ्लडिंग को कंट्रोल करने का, क्योंकि अर्बन फ्लडिंग जो होती है उसमें ना सिर्फ शहरों में तबाही हो जाती है बल्कि जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो गटर में या सीवरेज सिस्टम में दाखिल होकर उसको नुकसान पहुंचाता है और वहाँ से नालों में जाता है, नालों से दरियाओं में जाता है, जिससे दरियाओं में सैलाब मज़ीद बढ़ जाता है और फिर वो पूरे मुल्क में फैल जाता है, जिससे इतनी तबाही होती है। तो इस अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए एक बहुत आसान और मौसर हल है बरसाती कुएँ। अगर हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें ख़ास तौर पे और वफाकी हुकूमत भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट ला सके जिसमें बरसाती कुएँ बना दी जाए, ये बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन वाफर पानी अगर
इन कुओं के ज़रिए ज़मीन को वापस लौटा दें तो ना सिर्फ अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा काफ़ी हद तक कम हो सकता है, बल्कि हम बारिश का साफ़ तरीन पानी जो गटरों में बहा देते हैं और फिर मोटरें चला चला कर ओवरहेड टैंकियाँ भर रहे होते हैं, उस पानी की वजह से जो वाटर टेबल नीचे चला जाता है, ग्राउंड लेवल जो वाटर होता है वो नीचे चला जाता है। तो इन बरसाती कुओं की वजह से वो वाटर टेबल जो है पानी का अंडरग्राउंड ज़ेर ज़मीन जो पानी है उसकी सतह इस हद तक रहती है कि आपको अच्छा साफ़ पानी मोटरों के ज़रिए, ट्यूबवेल्स के ज़रिए मिल सकता है। और ये बड़ा आसान सी साइंस है कि ये बरसाती कुआं या जिसे रिचार्ज वेल कहते हैं उल्टे फ़िल्टर की तरह काम करता है और बारिश के पानी को ये चूस कर ज़ेर ज़मीन पानी से मिला देता है, और वो भी स्टोरेज टैंक से इंतहाई कम लागत पर। तो ये इस पानी की क्वालिटी भी बहुत बेहतर होती है। इसलिए मेरा ख्याल है कि सूबाई हुकूमतों को इस पर जोर देना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। सस्ता प्रोजेक्ट है, जिसके फ़ायदे बेतहाशा हैं। लाहौर में शायद कुछ जगहों पे हुआ भी है और रावलपिंडी में भी। और इसका फ़ायदा मैं आपको ये बता दूं कि हमने अभी जो रिसर्च की है छोटी सी, उसके मुताबिक जो ग्राउंड वाटर लेवल है, ट्यूबवेल लगते हैं ज़राई ज़मीनों में, ज़राई ज़मीनों को पानी देने के लिए ट्यूबवेल लगाना पड़ता है। तो और शहरों में भी हर घर में मोटरें लगी होती हैं ज़मीन से पानी निकालने की, तो वो पानी की सतह नीचे चली जाती है। तो कराची में इस वक्त जो पानी की ज़ेर ज़मीन पानी की सतह है वो 250 फुट तक गहराई में है। लाहौर में ये 70 फीट तक है, फैसलाबाद में 60 फीट तक है, इस्लामाबाद में 40 फीट तक है और हैदराबाद सिंध में ये 30 फीट तक है। और अगर ये बरसाती कुएँ बना दिए जाएँ तो ना सिर्फ ट्यूबवेल से पानी निकालने का मसला हल हो जाएगा, बल्कि घरों में जो मोटरें लगी हैं वो भी बेहतर पानी जल्दी कम गहराई से आपको मुयस्सर होगा और अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा भी इससे काउंटर हो सकता है। इसके साथ ही आज हम इजाज़त चाहते हैं। गुड नाइट।